जो साइट सर्च की थी वो कौन सी सबके पास? एबिलिटी के लिए मैंने साइट सर्च की थी, ठीक है। साइट, कंप्यूटर पे हम साइट्स पे मुख्तलिफ साइट्स पे जाते हैं ना, तो एक साइट थी जो एबिलिटी पोर्शन के लिए बहुत अच्छी मुझे लगी। उसके अंदर तुम लोग जब पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे तो उसका आंसर भी मौजूद होगा और आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा कि ये क्यों आया, ये जवाब आया तो ये क्यों आया, ठीक है। तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बच्चियाँ मुझसे कह रहे थे। साइट का नाम जो है वो मैंने लिंक शेयर किया था, ठीक है। जो मैं खुद काम कर रही थी, सर्च करी थी, मुझे वो साइट अच्छी लगी तो मैंने वो आप लोगों को लिंक शेयर किया कि उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब तक तुम छुपा रखोगे उसको तो वो हाइड रहेगा, ठीक है, और तुम अपना प्रैक्टिस करते रहोगे और फिर उसके बाद जब उसको खोलोगे तो वहाँ से मैच करोगे अपना आंसर कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर ये आ रहा है तो फिर ये क्यों आ रहा है वो आंसर भी तुम्हें देते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वो साइट मुझे तुम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत सारे बच्चे बहुत कह रहे थे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, कमज़ोर हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो मुझे बहुत ईजी लगी कि वहाँ से उनको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, उसका आंसर भी मिल जाएगा और वो उसके साथ फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं ड्रॉट के ऊपर। ले आइए भाई फ्लड्स। हाँ, ये फ्लड्स लास्ट था और इसी के बाद ड्रॉट शुरू हो जाएगा। और स्लो करके आगे बढ़ाइएगा ताकि आंसर पहले से बच्चों को ना पता चले, ठीक है। तो उस तरह करके क्वेश्चन के ऊपर ला के सिर्फ इस तरह करके, ये मैंने ऑब्जेक्टिव की तरह ही आप लोगों का जो तैयार किया है, ऑब्जेक्टिव की तरह पहले आप लोग गैस करेंगे आंसर और उसके बाद फिर सही आंसर हम आपको शो कर देंगे कि आपका मैच करता है या नहीं करता। ये आ गया जनाब ड्रॉट। ये ड्रॉट क्या चीज़ है, कुछ तो आपको पहले शक्ल से ही पता चल गया, तो कुछ क्वेश्चंस आपके वैसे ही सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। कहत साली, खुश्क साली जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, फसलें जो हैं वो नहीं ग्रो कर पा रही होती हैं। और आजकल अगर हम देखना चाहें बिल्कुल लेटेस्ट, तो सिंध में ऐसा था सैलाब आने से पहले कि ड्रॉट का शिकार, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसल आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? पंजाब। गंदम या जो चीज़ें भी आ रही हैं वो कहाँ से? पंजाब साइड से आती हैं। हमारे यहाँ सिंध साइड के अंदर जो है वो इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी थी। वजह क्या थी? आपको थर का इलाका वैसे ही बहुत मशहूर है, पता है सिंध में कि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शिद्दत से किल्लत होती है और जहाँ ज़मीन को पानी मैसर नहीं आएगा तो फिर वो चीज़ें ग्रो करके नहीं दे सकती। तो ये वाला सिलसिला ड्रॉट। अब व्हाट इज़ अ ड्रॉट, ठीक है। ऑप्शन दिखा दीजिए इसके, डी तक ऑप्शन होंगे इसके। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होना, पानी गिरना एक छोटे। दूसरी बात ये कह रहे हैं बी ऑप्शन, अ सडन एंड वायलेंट स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल, अचानक से स्टॉर्म आ जाना, आंधी तूफान जिसे हम कहते हैं आ जाना और फिर तेज़ी से बारिश हो जाना। दूसरा इन्होंने ये ऑप्शन दिया। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली ड्राई वेदर रिजल्टिंग इन वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होना है कम होना, कमियाब होना, चीज़ें आसानी से मैसर ना होना। तो वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब जो है वो ये वाला पीरियड आता है एबनॉर्मली, ठीक है। अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली ड्राई वेदर, एक लंबा अरसा जब ये ड्राई वेदर का सिलसिला रहे और पानी की कमी हो जाए। द ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स एंड लेक्स ऑन टू नॉर्मली ड्राई लैंड, कोई खुश ज़मीन थी उसके ऊपर से आपके रिवर्स या लेक्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू हो गए, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ड्रॉट कहलाती है? तो वो अंडरस्टूड है कि डेफिनेटली सी जो है इसका सही आंसर है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली ड्राई वेदर रिजल्टिंग इन water scarcity. Explanation इसका, drought is a prolonged period of abnormally dry weather conditions often characterized by a lack of rainfall which leads to water scarcity. Droughts can have severe impact on agriculture, ecosystems and human activities. Ecosystems क्या होते हैं? साइंस में इकोसिस्टम सेकंड चैप्टर में पढ़ा। कौन सी बुक से स्टडी कर रहे हो आप लोगों को? बुक पता है साइंस की? जीएससी की बुक कौन सी? मियाँ शफीक की। मैंने कहा उसको बेस मानेंगे हम और उसको बेस लेते हुए हम चलेंगे। उसमें सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है आपके सीएसएस के लिए? मियाँ शफीक जो है लाहौर के ब्यूरोक्रेट हैं। आपको पता है कि लाहौर के ब्यूरोक्रेट्स की कितनी वैल्यू होती है। ज़्यादातर पेपर्स वो लोग बनाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं या बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं वो लोग। तो
खुद उनकी छपी हुई मियाँ शफीक जो है वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने छपाई है ये बुक अपने नाम से। और फिर 50 आफ्टर एवरी यानी चैप्टर जो है वो 50 उन्होंने MCQs आपको दिए हुए, जिसकी वजह से आपका MCQs का पोर्शन तो वैसे ही कवर हो जाने वाला है, ठीक है। तो उसमें से अगर आप देते रहेंगे तो उसको बेस मानेंगे हम, कुछ मैं करवाऊंगी यहाँ के ऊपर और मिल के जो है वो इस तरीके से बहुत अच्छी सी GSA की तैयारी हो जानी चाहिए। इस मरतबा GSA का रिज़ल्ट क्यों अच्छा नहीं आया आपको पता है, और वजह ये रही कि कुछ के इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं या दूसरी तरफ तो ध्यान वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे देते हैं। ये GSA उन्हें ईजी लग रहा होता है तो वो कहते हैं कि ये तो हम 1 गो में निकाल लेंगे, लेकिन बेटा एक मरतबा खोल के थोड़ा सा देख लिया करो बुक को, तो ठीक है। देख लोगे तो वो कुछ ऐसा है कि होता तो ईजी आसानी है, निकल जाएगा पेपर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ताकि चीज़ें याद आ जाएँ, रिमेंबर जो है वो कर लें, पेपर के टाइम पे भी आ जाएँ हमें, तो अच्छा सा हो जाएगा। A drought is a prolonged period of abnormally dry weather conditions often characterized by a lack of rainfall which leads to water scarcity. Droughts can have severe impacts on agriculture, ecosystems and human activities that depend on water resources. ड्रॉट जो है वो सिवियर, बहुत ज़्यादा सिवियर इम्पैक्ट्स लेकर आते हैं एग्रीकल्चर पे। इकोसिस्टम का मैं पूछ रही थी क्या होता है, माहौलियात, ठीक है। इकोसिस्टम होता है आपका माहौल पूरा क्रिएट होना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इकोसिस्टम्स को हम डिफरेंट माहौलियात में तकसीम कर सकते हैं। मसलन हम इलाका वाइज इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कुछ सहरा के इलाके, कुछ पानी वाले इलाके, ठीक है, इस लिहाज से भी हम इनको डिफरेंट कर सकते हैं। फिर इनका पूरा माहौल बना होता है। मसलन अगर आप किसी समंदर में चले जाओ तो समंदर का पूरा माहौल है अंदर, ठीक है, उसके ओशन करंट्स किस तरह बह रहे हैं, उसमें मछलियाँ किस तरह सर्वाइव करती हैं, उनकी अपनी प्लांटेशंस होती हैं समंदर के अंदर, यानी पानी के अंदर भी प्लांट्स मौजूद हैं, आपको पता है। और जो ये वाटर बेसन्स बने हुए हैं, ठीक है, वाटर बेसन्स कहलाते हैं कौन से इलाके। जब दुनिया बनी तो वहाँ पे एक चीज़ हमने आपको याद कराई थी जो शुरू के चैप्टर्स में, वो थी डिप्रेशंस। डिप्रेशन आम तौर पे, चलो वो इंसानी फितरत के अंदर ले आओ तुम, तो डिप्रेशन में क्या कंडीशन होती है इंसान की, उसकी आंखों में हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है, ये वाली। तो ज़मीन जब बनी तो ज़मीन के अंदर डिप्रेशन क्रिएट हुए। जब ज़मीन वजूद में आई तो डिप्रेशन का मतलब क्या, गड्ढे पड़ गए। जो वो गड्ढे पड़े उनको बाद में अल्लाह की कुदरत से फिर, ठीक है, पानी मैसर आया, वो फिल हो गए। तो वो जो गड्ढे थे वो कहलाए वाटर बेसन्स। क्या कहलाए, वाटर बेसन्स। कभी वो पॉन्ड्स की शक्ल में आपके सामने आए, कभी वो समंदर की शक्ल में आपके सामने आए, कभी वो लेक्स बने। तो इस तरह से ये वाली चीज़ें जब आपके सामने आई, अब यहाँ के ऊपर उनके अंदर अपना माहौल क्रिएट हुआ। अल्लाह ताला ने सबसे पहले दरख्तों को बनाया ज़िंदगी के लिए, चाहे वो पानी की थी, चाहे वो जो ज़मीन के ऊपर की ज़िंदगी थी। तो उसमें दरख्त जो है वो इंसानों से पहले, यानी मैं कहती हूँ हमारा सबसे अच्छा, हमारा सबसे प्यारा दोस्त दरख्त, कि वो हमारी ज़िंदगी का सामान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है, सांस लेने में हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और उसकी हर चीज़, उसका कौन सा हिस्सा ऐसा है जो हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। वो खैर जब वो वाले चैप्टर्स आएंगे, फूड साइंस का आगे आने वाला है, तो वो उसमें हम तफसील बताते चले जाएंगे। फ़िलहाल ये कि पूरा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इसको हम डिवाइड भी करते हैं खित्ते के लिहाज से, इलाके के लिहाज से, कभी हवा के लिहाज से, कभी हम पानी खुश्की के लिहाज से, तो डिफरेंट एतबार से, कभी हैबिटेट्स के लिहाज से। मसलन अगर वो मसलन जानवरों में अगर आप ले लें तो कैट जो है, ऑस्ट्रेलियन कैट वो अलग तरीक़े की होती है, पाकिस्तानी कैट अलग तरीक़े की होती है, और इसी तरह से अमेरिकन कैट्स का मुख्तलिफ अंदाज़, उनके मौसम के लिहाज से, उनकी खाल के लिहाज से अल्लाह ताला उनकी खाल ऐसी बनाता है, उनकी फ़र ऐसी देता है। पाकिस्तानी जो कैट्स होंगी उनकी फ़र डिफरेंट अंदाज़ की होती है, जो पर बाल उसके वो होते हैं। और जो अगर आप सर्द इलाके के जानवर लेंगे तो उनका अंदाज़ उसी लिहाज से होता है, उनका फ़र बहुत हेयरी होता है, ठीक है। तो वो जो है वो अपनी अपने हिसाब से हैबिटेट होते हैं, इकोसिस्टम्स डेवलप होते हैं, नेचुरली होते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ जैसे जैसे आप GS से पढ़ते हैं तो आप नेचर से नज़दीक होते जाते हैं, ठीक है जी। हैबिटेट्स जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर रहते हैं, वो बनाते हैं हैबिटेट्स। वो जानवर भी हो सकते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं। वहाँ के मसलन इंसानों में आप फ़र्क देख लेते हैं, वो इस इलाके का रिहायशी है तो उसका कलर डार्क होगा, ठीक है। वो उस इलाके का रिहायशी है तो उसका रंग जो है वो गोरा होगा, ठीक है। वो इस इलाके का रिहायशी है तो वो ब्राउन पीपल, जैसे हम लोग एशियंस जो हैं वो ब्राउन पीपल कहलाते हैं। तो स्किन की टोन डिफरेंट हो जाती है, हड्डियों की मजबूती और वो उससे डिफरेंट हो जाता है। जो खाना लिहाज उसका वजह होती है, उससे लिहाज हमारे यहाँ के भी अच्छा अलग भी है। कुछ अपने इलाके का उठा लें आप तो उसमें नॉर्दर्न एरिया के लोग जो हैं उनकी आपको स्किन थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है। जो बीच के एरिया में पंजाबी या साइड के लोग होते हैं उनकी स्किन टोन और थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ तरह वो उनकी ग़िज़ा होती है।
उनके रिहाइश का तरीका होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनका हैबिटेट वो बनाती हैं, क्रिएट करती हैं। मसलन बर्ड्स, स्पैरोज, मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें होती हैं जो आप जहाँ की भी उठा लें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। वो वहाँ के लिहाज की इकोसिस्टम जो है वो अपनी हैबिटेट खुद बनाता है, ठीक है, वहाँ के ऊपर खुद माहौलियात क्रिएट होती हैं और बनती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात आप ये भी देखते हैं कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो आपके अंदर भी वही चेंजेस आ जाती हैं। मसलन अगर आपका कोई रिलेटिव था जो पहले आपके साथ रहता था, उसकी स्किन टोन आपकी तरह की थी, लेकिन फिर वो बाहर चला गया और काफ़ी अरसे बाहर रहने के बाद जब वो आपसे मिलने आया छुट्टियों में तो आपने कहा तुम्हारी तो स्किन टोन ही डिफरेंट हो गई, ठीक है। यानी वो जहाँ वो रहे उन माहौल के हिसाब से और उन चीज़ों के हिसाब से जो ग़िज़ा उन्होंने इस्तेमाल की, उनकी स्किन में भी चेंज आना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अपना इकोसिस्टम्स होते हैं बने हुए, जो हैबिटेट खुद अपनी बना लेते हैं या क्रिएट कर लेते हैं। और कुछ हमारे अंदर भी, मैं बताऊँ नेचर वाइज भी, ये भी एक चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि नेचर वाइज भी कुछ डिफेंस सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं, या डिफेंस सिस्टम हमारे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टोन जो है वो चेंज होती रहती है, माहौल जैसे जैसे बदलता चला जाता है उस लिहाज से, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम्स, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, सब चीज़ों पे असर डालने वाला है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट डिपेंड ऑन वाटर रिसोर्सेज। पानी की यहाँ क्योंकि बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि पानी बाज़ औक़ात एक कुछ इलाकों में था, आपने देखा वहाँ से पूरी की पूरी आबादी शिफ्ट हुई, दूसरी तरफ मुंतकिल हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत हो गई और वहाँ से लोगों ने, आपने देखा मकानात भी बाज़ औक़ात नज़र आते हैं बने हुए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ कभी खेती बाड़ी हुआ करती थी, कभी इस तरह की वहाँ उनका सिस्टम था ग़िज़ा का, हर चीज़ का, जो पानी ना होने की वजह से वहाँ से लोगों को दूसरी तरफ मुंतकिल होना पड़ा छोड़ के, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये जब हम उस तरफ आएंगे उन चैप्टर्स की तरफ तो तब स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ ड्रॉट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ड्रॉट, ठीक है। प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है? एक्सेसिव ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट, फ्रीक्वेंट एंड हैवी रेनफॉल इवेंट्स, decreased evaporation rates, persistent lack of precipitation। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? कोई गैस करेगा, कोई बताने की कोशिश करे ये प्रेसिपिटेशन क्या होती है? बारिश का जो साइकिल होता है उसको, किसी भी तरह की चीज़ ऊपर से बरसना, ठीक है। वो कभी जो है वो स्नोफ्लेक्स की शक्ल में भी हो सकता है, कभी वो ओले की शक्ल में हो सकता है, कभी वो पानी की शक्ल में हो सकता है। आसमान से कोई भी चीज़ बरसनी जो है वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है, ठीक है। तो वो किसी भी शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में आसमान से जो है चीज़ें बरसती हैं तो वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन जो कह रहे हैं कि परसिस्टेंट लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आप गैस करें क्या हो सकता है इसके अंदर से? ठीक है, डी हो सकता है जी, देख लेते हैं हम। अच्छा, किसी ने कहा ए और किसी ने कहा सी, तो ए और सी का मतलब मैं आपको बता दूं, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट का मतलब है कि हम ज़्यादा पानी का कहीं से इंतज़ाम कर लें या दोबारा से उसे लगाने की या इस तरह करने की, जिस तरह लोग डैम्स बना लेते हैं या इस तरह कर लेते हैं। तो इसकी वजह से तो जाहिर बात है इसकी वजह से ड्रॉट तो नहीं आएगा, कहत तो नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। दूसरी बात कही है सी, बच्चों ने डिक्रीज एवापोरेशन रेट्स, ठीक है। एवापोरेशन का मतलब होता है कि नीचे पानी मौजूद है और वो एवापोरेट कर रहा है, ठीक है। वो या तो ज़्यादा तेज़ी से एवापोरेट कर रहा है या कम, यानी एवापोरेट हो ही नहीं रहा। अगर वो एवापोरेट हो ही नहीं रहा, डिक्रीज रेट उन्होंने कहा है, डिक्रीज रेट का मतलब है कि कम जो है वो पानी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पानी नीचे मौजूद है, तो ठीक है। तो सी भी नहीं हो सकता इस वजह से। तो डी सबसे ज़्यादा अच्छा है कि परसिस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल, ठीक है। परसिस्टेंट यानी मुस्तकिल, लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि कमी है। लैक का मतलब होता है कमी, ठीक है। कमी है, किस चीज़ की कमी है? कि बारिश बरसात कुछ भी ऊपर से जो है वो बरस नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा, तो इस तरह की खुश साली हुई भी है, तो इस तरह की कमी है, तो ये इसका मतलब हुआ। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ ड्रॉट इज अ परसिस्टेंट लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर an extended period when rainfall is constantly below average for an extended time। बहुत लंबे अरसे तक यही सिलसिला जारी रहे। It leads to soil moisture deficits, ठीक है। अब जो सॉइल को आपको पता है खाद, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ नमी होनी ज़रूरी है। जब हम वहाँ कोई चीज़ बोते हैं तो ज़मीन, जो दरख्त है वो अंदर से जो है अपनी ग़िज़ा के तौर पे पानी और जो ग़िज़ा उसको चाहिए होती है वो हासिल करता है। अगर ज़मीन खुश्क हो जाएगी तो दरख्तों को भी ये काम करना मुश्किल होगा, तो ठीक है। तो वो नीचे से अपनी जो मॉइस्चर है जो ले रहे थे, जो चीज़ें उनका डेफिसिट, कमी हो जाएगी एंड रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी रिजल्टिंग इन ड्रॉट कंडीशंस, जिसकी वजह से कहत साली की जो सतह है ये पैदा हो सकती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो एग्रीकल्चर पे आता है ड्रॉट की वजह से? इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पहला। दूसरा ये कह रहा है इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो सॉइल था हमारा, जो खाद थी उसकी फर्टिलिटी यानी कि पैदा करने की सलाहियत जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। और तीसरा ये कह रहे हैं क्रॉप फेलर्स एंड रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप जो है वो फेल हो जाएंगी, क्रॉप उग नहीं पाएंगी और जो है कम हो जाएगी, जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन थी उसमें कमी आ जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जो ज़मीन का जो जिस पे हम काश्तकारी कर सकते थे वो हिस्सा बढ़ जाएगा। क्या होगा इसमें से? ठीक है, तो सी होगा डेफिनेटली। क्रॉप फेलर्स एंड रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन, drought can have significant impact on agriculture, often resulting in crop failures and reduced crop production. A lack of water availability during drought conditions can lead to inadequate soil moisture for plant growth, resulting in stunt crops. stunt का मतलब होता है रुक जाना, एक जगह पे आके। बाज़ वक़्त आपने कुछ पौधे देखे होंगे कि वो उनमें सलाहियत होती है कि उसमें फूल आ सके या वो आगे ग्रो कर सके या फल आ सके, लेकिन उसमें आ नहीं पाता, वो उतना ही जो है वो इस तरह से रह जाता है स्टैटिक कंडीशन में, तो स्टैंड क्रॉप्स हो जाती हैं। क्रॉप लॉसेस एंड डिक्रीज यील्ड्स, लॉसेस का मतलब है या तो वो जल गए, जो आप देखते हैं कि पीले पीले पत्ते होने लगे या कुछ इस तरह का, तो वो उसके अंदर पौधों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जनाब इसके बाद व्हाट इज अ सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन इकोसिस्टम्स? इकोसिस्टम अभी बताया क्या? माहौलियात, ठीक है, जो पूरा माहौल हमारा बना हुआ इकोसिस्टम बना हुआ है, तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी इफेक्ट, एक होता है प्राइमरी इफेक्ट और एक होता है सेकेंडरी। इसके आने के बाद, अब इसके आने के बाद क्या हो रहा है? सेकेंडरी इफेक्ट इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि आप जो चीज़ें हमारे पास ग्रो हो रही थी और बहुत सारी हयातियात, बायो का मतलब क्या होता है? हयात से है, हयातियात, ठीक है, जिसमें लिविंग क्रिएचर्स आपके सारे आ जाते हैं, ये सारी, तो ये इंक्रीज हो रही है बायोडाइवर्सिटी। इनहैंस हैबिटेट कंडीशंस, यानी हैबिटेट का मतलब जो चीज़ें भी वहाँ रह रही थी। देखो जब भी कोई जंगल बनता है, कोई चीज़ बनती है, तो वहाँ हैबिटेट्स हो जाते हैं, उसी तरीके के जानवर, उसी तरीके के फ्रूट्स, उसी तरीके के फल, उसी तरीके की चीज़ें वहाँ के ऊपर मौजूद, जो हैबिटेट जो वहाँ की जो है वो हैबिटेट होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये कह रहा है रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, के पानी जो है वो कम हो जाता है पौधों के लिए, और जो वहाँ जो वाइल्ड लाइफ वहाँ मौजूद थी उसके लिए पानी की कमी हो जाती है। चौथी चीज़ ये कह रहा है एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम ग्रोथ, कि जो इकोसिस्टम ग्रोथ हमारी चल रही थी वो बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। तो क्या हो सकता है इसमें से? सी हो सकता है। रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। Drought can have a secondary effect on ecosystem by reducing water availability for plants and wildlife. During drought conditions, natural water sources such as rivers, streams and lakes may dry up. ठीक है, ये वाली चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं ये ज़मीन के ऊपर रन करती हैं। बहुत सारी चीज़ें याद रखना कि पानी, जब हम वाटर साइकिल सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पानी अंडर द ग्राउंड भी रन करता है, लेकिन अभी जो इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई ये रन ऑफ कहलाता है, जो ऊपर ऊपर लैंड के जो पानी आपके जो गुजरेगा वो चीज़ें बताई हैं, रिवर्स बताएं, स्ट्रीम्स बताएं और लेक्स बताएं, में ड्राई अप सूख जाते हैं और हैव रिड्यूस फ्लो अफेक्टिंग द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन दीज वाटर सोर्सेज। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज कैन हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट? कौन सी ऐसी चीज़ें हम इख्तियार करें जिसकी वजह से, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? हल तलब करना, कुछ ना कुछ उसका हल निकल आए। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हम करें जिसकी वजह से ड्रॉट का कुछ हल निकल आए? तो इंक्रीज वाटर यूसेज एंड इरिगेशन। ठीक है, क्या किया जाए कि पानी का जो यूसेज है उसको बढ़ा दिया जाए और इरिगेशन, ज़मीन को जो इरिगेट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? फसल किसी ने देखी हो तो उसको कहते हैं इरिगेट कर दो। किसी ने फसलें देखी हो तो क्या मतलब? पानी उसको दे दिया जाए फसल को, ठीक है, तो उसमें वो मुख्तलिफ छोटे छोटे बना दिए जाते हैं, फिर पानी उनमें से रवा कर दिया जाता है ताकि पूरी फसल में पानी जो है सरायत कर जाए। तो वो जो है इरिगेशन, इंक्रीज वाटर यूसेज एंड इरिगेशन, इंक्रीज कर दिया जाए वाटर यूसेज या इरिगेशन को। बी कह रहे हैं एक्सपेंडिंग वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए जो वाटर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो, वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो।
तीसरी बात ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे वाटर को सेव किया जा सके। ठीक है, जैसे डैम बनाते हैं, जिस तरह इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं कि उनको जब सैलाब का ज़माना या जब ज़्यादा पानी का ज़माना हो तो उस वक्त उनको कंजर्व किया जा सके। इसके बाद ये कह रहा है इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड क्लियरिंग। ठीक है, आप जो है दरख्तों को काटना, डिफॉरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट बने हुए थे उनको डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं उसको, तो वो काटना कम कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, या लैंड क्लियरिंग या ज़मीन जो है वो साफ की जाए। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? ठीक है, सी जो है कि वो आप कंजर्व करें, किसी तरह बचाने की कोशिश करें, ये वाला इम्प्लीमेंटिंग वाटर conservation measures. Implementing water conservation measures is a crucial strategy to mitigate the impact of drought. During drought conditions, it is essential to conserve and use water resources efficiently. This can be achieved through practices such as reducing water consumption. कम कर दिया जाए थोड़ा सा वाटर कंजम्पशन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे कुछ जो आप ही तरह के स्टूडेंट्स CSS से रिलेटेड, उनको हम बता रहे थे, एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, ज़मीन में ख़राबी हो जाती है सेम और तोड़ की, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त वो जो है फसल वहाँ गलना, जो फसल लगाते हैं वो गल रही होती है, ज़मीन ख़राब हो रही होती है, उसके अंदर पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त जी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमने एक तरीका उनको बताया था कि आप वाटर बैड जो है वो थोड़ा सा ऊंचा कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी नीचे नीचे से होके गुजर जाएगा और ऊपर जो है फसल वो ग्रो कर जाएगी इस तरीके से। तो उन बच्चों ने मुझे ये बताया कि मिस अब तो ऐसे तरीके आ गए हैं कि उनकी अपनी फसलें हैं या उनके अपने खेत हैं या जो भी हैं, तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर वो ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, जितना उसको ज़रूरत है पानी की तो वो उतना ही पानी उसको जाएगा, और बाकी जो पानी, क्योंकि पानी भी मुश्किल से आ रहा है, वो किसी हायर करते हैं पानी को या टैंकर्स को या स्प्रे, तो वो स्प्रे इस तरह लगा लिया उन्होंने टैंकर्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो वहाँ वो सर्वाइव कराते हैं अपने खेत में, और वो स्प्रे कर देते हैं। उन्होंने बताया कि अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, बहरहाल तो आप किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोई नहर होती थी वो आपने खोली हुई, जिस तरह अभी मैंने बताया कि वो आपने छोटी छोटी उससे वो निकाली हुई होती थी और उससे आप पूरा इरीगेट कर रहे होते थे, तो उससे पानी ज़ाया होने का खदशा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। तो आप जो मॉडर्न मेथड्स आ गए उस तरह कुछ आप यूज़ करके बचा सकते हैं, तो वो इस तरह से आप बचाएं। तो ये एक चीज़ आ सकती है। दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसेस सच एज रिड्यूसिंग वाटर कंजम्पशन, इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट इरीगेशन टेक्निक्स। देखो यहाँ एक वर्ड आया एफिशिएंट का, और यह आप बिजनेस में पढ़ते हैं, हम बिजनेस में पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जब आप लोग पढ़ेंगे तो दो वर्ड उसमें यूज़ होते हैं, एक होता है इफेक्टिव और एक होता है एफिशिएंट। क्या फ़र्क है दोनों में? एक कहते हैं इफेक्टिव प्रोडक्शन हो रही है और एक कहते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन हो रही है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एफिशिएंट में कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होती, कम से कम होती है, और इसको अगर हम सही डेफिनेशन के साथ कहें तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना। ठीक है, यानी उसमें हमने जो है वो हर चीज़ के ऊपर ख्याल रखा, कोई चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होने पाई, मसलन बिजली जलती नहीं रह गई। मसलन इफेक्टिव का मतलब क्या है कि वक्त के ऊपर ऑर्डर आया, आपने वक्त के ऊपर वो करके पूरा दे दिया, लेकिन जब बिजली के बिल आए तो वो जो सारा कुछ आया था वो सारा बिलों में निकल गया मसलन। तो इस तरह की कंडीशन नहीं हो, वेस्टेज हो गई, मसलन कोई चीज़ ज़ाया हो रही थी वो ज़ाया हो गई, ठीक है, उसका हम केयर नहीं कर पाए, तो वो इस तरह की वेस्टेज कम से कम हो, यानी उसमें वेस्टेज नहीं निकलती या रिसाइकलिंग या कुछ इस तरह का, तो वो ऐसे मेथड्स कहलाते हैं आपके एफिशिएंट मेथड्स। इफेक्टिव वो होता है कि वो जो आपको ऑर्डर मिला वो आपने कंप्लीट कर लिया, वो इफेक्टिव है, काम इफेक्टिव था, इफेक्टिव हुआ। लेकिन एफिशिएंट कब होगा? जब कोई भी चीज़, लाइटें टाइम पे बंद हो गई, मशीन टाइम पे बंद हो गई, ठीक है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा चलती नहीं रही, हर चीज़ का ख्याल रखा, जितने वर्कर्स हमें वेज जिनको देनी थी उतना ही हायर किया, ऐसा नहीं हुआ कि 3 वर्कर्स का काम था और हमने 10 वर्कर्स की हम पे दे रहे थे मसलन। तो ये सारी चीज़ें एफिशिएंट मेथड्स कहलाते हैं जो बिज़नेस के अंदर आते हैं। बहरहाल तो यहाँ पे अगर एफिशिएंट का जिक्र हुआ है तो इससे भी यही मुराद है कि आप पानी को आपने सेव करना है, तो उसके लिए ऐसी तरकीब अपनाएं, ऐसी चीज़ें अपनाएं कि जिसकी वजह से ज़ाया ना होने पाए। टेक्निक्स एंड प्रोमोटिंग वाटर सेविंग हैबिट्स एंड हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये वाला एरिया कवर हो गया आपका कौन सा? ड्रॉट का। अब हम आते हैं वाइल्ड फायर एंड अर्बन फायर की तरफ। ठीक है, वाइल्ड फायर यानी कि जंगल में जब आग लगती है, भड़कती है, अक्सर आपने न्यूज़ सुनी, यूट्यूब के ऊपर आपको नज़र आता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आए दिन जो है वो वहाँ जो है वो वाइल्ड फायर होता रहता है, वहाँ की हवाओं की वजह से, वहाँ की इस वजह से कि वो ऐसे चलती हैं और ऐसा होता है कि वो भड़क जाती है और फिर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो एक से दूसरा दरख्त जो है वो पकड़ता चला जाता है।
तो ये वाइल्ड फायर होती है। अर्बन फायर जो है यानी कि अर्बन एरियाज़, आपको पता है कि आपके जो एरियाज़ हैं वो दो किस्म से तकसीम हुए हुए होते हैं, एक रूरल और एक अर्बन, ठीक है, यानी कि गांव देहात का एरिया या फिर शहरी इलाके। तो इन दोनों का में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ अ वाइल्ड फायर? अ फायर दैट अकर्स ओनली अर्बन एरियाज़, यानी वो वाली फायर जो आपके शहरी इलाकों में होती है। अ फायर दैट डिलिबरेटली सेट बाय ह्यूमंस फॉर लैंड मैनेजमेंट पर्पसेस, कुछ आग आप लगाते हैं क्योंकि आपको लैंड मैनेजमेंट करनी होती है, इस पर्पस के लिए आप जानबूझ के लगाते हैं। अ फायर दैट स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू वेजिटेशन इन नेचुरल एरियाज, कुछ वो वाली फायर जो स्प्रेड कर जाए एकदम से वेजिटेशन यानी कि पौधे दरख्त जहाँ हरियाली होती है वहाँ के ऊपर वो जो है वो एकदम से स्प्रेड कर जाए। अ फायर कॉज बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, या फिर वो वाली फायर जो कि वोल्केनिक जो हमारे वोल्केनो इरप्ट कर जाते हैं उसकी वजह से जो है ये फायर डेवलप कर जाए। तो कौन सा सही होगा? इसमें सी सही होगा कि वेजिटेशन यानी दरख्तों के अंदर जो ये आग भड़क उठती है। अब वाइल्ड फायर रेफर्स टू अ फायर दैट स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू वेजिटेशन इन नेचुरल एरियाज सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स or shrublands. It is typically caused by a combination of factors such as dry conditions, strong winds and an ignition source such as lightning और human activity। ठीक है, आपको ये भी पता चला कि ये लाइटनिंग की वजह से भी होता है, यानी कि इस आसमान से जो स्ट्राइक्स होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, नंबर 2, व्हाट इज द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्प्रेड ऑफ वाइल्ड फायर्स? क्या मेन फैक्टर होता है जो कंट्रीब्यूट करता है फैलने में, वाइल्ड फायर्स को फैलाने में, जो एकदम से कि भाई अगर लगी थी तो वहीं तक रहती, वो फैलती नहीं, स्प्रेड हो रही है, क्यों हो रही है? एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से फैल जाती है, या फिर लो टेम्परेचर्स या टेम्परेचर्स इतने लो होते हैं उनकी वजह से फैल जाती है, या हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से फैल जाती है, ड्राई वेजिटेशन एंड विंडी कंडीशंस। डी, जाहिर बात है जहाँ खुश्क होगी वहीं फैले, पानी जहाँ गया वहाँ तो वो फैलने का मौका नहीं मिलेगा उसे, जहाँ पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी आ गई या फिर जो है वो रेनफॉल हो गई तो वहाँ तो नहीं फैलेगी। डेफिनेटली वो ड्राई वेजिटेशन और विंडी कंडीशंस में हवा तेज़ चल रही है और खुश्की हुई भी है तो वो तेज़ी से फैलती चली जाएगी। The main factor contributing to spread of wildfires is dry vegetation and windy conditions. Dry vegetation provides ample fuel for the fire to consume, while strong winds can help accelerate the fire's rate of speed of spread, making it more challenging to control. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको कंट्रोल करना, जो वाइल्ड फायर एकदम से आ जाती है। बड़े बड़े अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जो जंगलात बड़े बड़े होते हैं उनमें अक्सर ये चीज़ें भड़क उठती हैं, कभी लाइटनिंग की वजह से, कभी किसी और वजह से इनका कॉज बन जाता है। Which of the following is an effective method for wildfire prevention? क्या इसके effective methods हो सकते हैं कि इससे बचा जा सके, हमें बचना है अब तो फिर क्या इसके हो सकते हैं? Clearing vegetation near homes and buildings, ठीक है, जो आपके घर और आपकी बिल्डिंग्स हैं उनको आप साफ, वो वाला एरिया साफ रखें, यानी वेजिटेशन से थोड़ी सफाई रखें। उसको प्रोमोटिंग कंट्रोल्ड बर्न इन फॉरेस्ट, कंट्रोल बर्न जो है जो जलने का है, फॉरेस्ट जलने का, उसको कंट्रोल किया जाए, प्रमोट किया जाए। डिस्करेजिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स को डिस्करेज किया जाए किसी तरीके से। इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज, जो ज़्यादा घने जैसे डेंसिटी यानी ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज के जो दरख्तों को बढ़ा दिया जाए। क्या इनमें से क्या स्टेप लिए जा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? ये डी कह रहे हैं कि जनाब डेंसिटी ऑफ ट्रीज और फॉरेस्टेड एरियाज में इजाफा कर दिया जाए, ठीक है, और इसका सही जवाब होगा क्लियरिंग वेजिटेशन नियर होम्स एंड बिल्डिंग्स, के पौधों को ज़रा सा दूर रखना है, क्योंकि अगर पौधों में भड़क रही है तो उनसे ही आपको थोड़ा सा साफ रखना होगा, क्लियर करना होगा अपना एरियाज़। खुश्क जो खास करके पौधे एकदम से हो जाते हैं या फसल इस टाइप की हो रही है उसको थोड़ा सा साफ करके थोड़ा सा ऐसा करके रखें तो अपनी बचत की जा सकती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, क्लियरिंग वेजिटेशन नियर होम्स एंड बिल्डिंग्स is an effective method for wildfire prevention by creating defensible space through vegetation management such as removing dry and flammable materials. Homeowners can reduce the risk of their properties catching fire during a wildfire and help protect structures, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी ये इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अपनी बिल्डिंग्स और अपने जहाँ पे ये लोग रहते हैं और ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा साफ करके एरिया रहते हैं कि वाइल्ड फायर एकदम से भड़केगी तो फिर वो हमारी चीज़ों को अंदर जो है वो घुस सकती है, तो उसको थोड़ा सा एरिया क्लीन करके रखना होता है।
व्हाट इज एन अर्बन फायर। अब शहरी तरफ आ जाते हैं, शहरी इलाकों में दाखिल हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट इज एन अर्बन फायर, अ फायर दैट अकर्स ओनली इन रूरल एरियाज। ये वो वाली फायर्स है जो अक्सर होती है गांव देहात के इलाके में। अ फायर दैट इज इन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें पहाड़ों में रास्ता बनाना होता है या इस तरह का कुछ करना होता है, तो उसके लिए हम ये वाले डिमोलिशिंग के तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं आएगा ये, वैसे मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही थी। यहाँ के ऊपर जो आएगा वो कह रहे हैं कि अ फायर दैट इज इंटेंशनली सेट इन अर्बन एरियाज फॉर डिमोलिशिंग पर्पसेस के, इस वजह से ये फायर जो है ये भड़क उठती है। या फिर द फायर स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एरियाज, वो वाली फायर जो स्प्रेड हो जाती है रैपिडली थ्रू बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स में अर्बन एरियाज के। अ फायर कॉज बाय इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, या वो वाली फायर जो इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स की वजह से लग जाती है। तो कौन सा होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी और कुछ कह रहे हैं सी, तो सी इसका सही जवाब है। डी जो है वो कह रहे हैं आ फायर कॉज बाय इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में याद रखना जो फायर होगी वो अर्बन फायर नहीं कहलाएगी, वो उस इंडस्ट्री के अंदर होगी वो फायर जो होगी, ठीक है। तो वो अर्बन एरियाज में जब आप फायर कहेंगे यानी शहरी इलाकों में, तो वो जो है वो इसी वजह से हो सकती है कि वो बिल्डिंग में या किसी चीज़ में स्प्रेड कर जाए जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगी। तो an urban fire refers to a fire that is spread rapidly through buildings and structures in urban areas. These fires pose significant risk to life, property and infrastructure in densely populated areas due to high concentration of buildings and limited access of fire fighting. ठीक है, तो सी जो है वो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। डी भी आता है उसमें लेकिन सी इसमें ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगी और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखो जब भी एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं तो ठीक है, उसमें एमसीक्यूज बहुत सारे तो वो वाले होते हैं जो एमसीक्यूज अटैम्प्ट करना ज़्यादा आसान होते हैं। वो वाले एमसीक्यूज होते हैं जिनमें आपको पता होता है कि 3 जवाब गलत हैं और 1 जवाब सही है, तो वो आसानी से आप चूज़ कर लेते हो। लेकिन एक एमसीक्यूज आपके पास आते हैं जिसमें आता है चूज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। यानी चारों सवाल जो जवाब हैं वो आपके सही होते हैं और उसमें से बेस्ट वाला जो है वो आपने वो ज़्यादा मुश्किल होता है, वो हार्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है, थोड़ा सा गैस करना पड़ता है कि क्या बेहतर होगा, इसमें से क्या बेहतरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ अर्बन फायर्स। अब अर्बन फायर्स शहरी इलाका है तो उसमें देखो पहला ये कह रहे हैं वोल्केनिक eruptions के जो पहाड़ों के अंदर जो आपके eruptions हो रही हैं, वोल्केनोस फट रहे हैं उसकी वजह से। दूसरा ये कह रहे हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स यानी कि जो आसमान से बिजली चमक रही है उसकी वजह से। तीसरा ये कह रहे हैं कि आर्सन और इंटेंशनल एक्ट्स, आर्सन का मतलब है खुद जो हम लगा रहे होते हैं किसी वजह से आग जो है, कभी बारबेक्यू के लिए, कभी किसी और पर्पस के लिए जो हम लगा रहे होते हैं, तो वो आग इंटेंशनल एक्ट्स यानी जानबूझ के जो हम कर रहे होते हैं। वाइल्ड फायर स्प्रेडिंग टू अर्बन एरियाज, या वो वाली वाइल्ड फायर्स जो हैं वो स्प्रेड कर जाएं अर्बन एरियाज की तरफ। कौन सा इसमें से सही होगा, सी जो है वो इसमें से सही होगा कि खुद जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से ये आग भड़क जाती है शहरी इलाकों में। आर्सन यानी कि आग लगाना और इंटेंशनल एक्ट्स आर अ कॉमन कॉज ऑफ अर्बन फायर्स। अनफॉर्चुनेटली फायर्स डिलिबरेटली सेट बाय इंडिविजुअल्स विद मिलिशियस इंटेंट, यानी उनका काम ये वो उन्होंने नियत ही ये होती है कि हमने यहाँ इस एरिया को जो है वो ये करना है। इंटेंट और फॉर इलीगल पर्पसेस कैन कॉज डिवास्टेटिंग डैमेज टू बिल्डिंग्स, endanger lives and strain फायर फाइटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ तक आपका वाइल्ड फायर्स और अर्बन फायर्स कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं किसकी तरफ, ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरफ। पहले यहीं पे रोक देना जरा, यहाँ क्या नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ के ऊपर, ठीक है। क्या चीज, विंड्स है, तेज हवा है, और कौन से एरिया पे है, पानी के एरिया पे है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा याद रखना पानी के एरिया पे होगा, समंदर पे होगा, और ये इसका कॉज होगा सन, जो आपकी रेडिएशंस होती हैं, जो सूरज की तरफ से जो गर्मी आ रही है, पानी जस्ट करता है और फिर वहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से इसको मौका मिलता है, प्रेशर्स हो जाते हैं कम। अच्छा, चीज़ें जब ऊपर की तरफ उठती हैं प्रेशर कम होते हैं, जब प्रेशर कम होने की वजह से उसको आसानी मिल जाती है और फिर तेज़ हवाओं की वजह से विंडी कंडीशंस डेवलप होती हैं जिसके अंदर पानी में आपको इस तरह की मूवमेंट्स नज़र आती हैं और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं वहाँ के ऊपर। तो ये आपको थोड़ी सी ये पिक्चर थी जहाँ हवाएं आपको तेज़ चलती नज़र आ रही हैं। हो किस वजह से रहा है, ये गर्मी कहाँ से ले रहा है,
सूरज, सन रेडिएशंस की वजह से ये गर्म हो रहा है और जिसकी वजह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो डेवलप हो रहा है, प्रेशर्स कम हो रहे हैं. व्हाट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? अ लार्ज स्केल थंडरस्टॉर्म सिस्टम दैट फॉर्म्स ओवर ट्रॉपिकल रीजन्स. ए बी ये कह रहे हैं अ रैपिड एंड इंटेंस स्नो स्टॉर्म अकरिंग इन पोलर रीजन्स. ठीक है, आपको पता है कि पोलर जो रीजन्स होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अंदर क्या होता है, बर्फ जो होती है वो होती है, तो वहाँ के ऊपर इस किस्म की चीज़ हो रही है. या फिर ये कह रहे हैं अ स्पिनिंग वोर्टेक्स ऑफ वेंट्स दैट फॉर्म्स ओवर सब ट्रॉपिकल रीजन्स. क्या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो स्पिन वोर्टेक्स होता है हवाओं का, उस वजह से ऐसा हो रहा है. या फिर ये कह रहे हैं आर रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स, के एक रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम और जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स जो डेवलप हो रही हैं ऑर्गेनाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स की शक्ल में, ये हो रहा है. तो क्या इसमें से सही लग रहा है? ए जो है वो सही है. ट्रॉपिकल के हवाले से ही बात की उन्होंने, और ऊपर ट्रॉपिकल रीजन्स लार्ज स्केल, तो ये जो है, हाँ सॉरी, डी a rotating low pressure system with strong winds and organized thunderstorm. जब मैं रोटेट कर रहा था, रोटेट करता हुआ जब बताया उन्होंने, ऊपर उठा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर, अगर ऊपर से प्रेशर लगा दिया जाए तो क्या ऊपर उठ सकती है चीज़? हवा को मौका मिलेगा अपनी तरह से घूमने का? नहीं मिलेगा. हवा अपना असर नहीं डाल सकेगी. हवा अगर अपना असर डाल रही है तो उसका क्या मतलब है कि उसको मौका मिल रहा है कि वो तेज़ी से मूव करे, और ये जनरेट हो रहा है सन रेडिएशंस की वजह से. ठीक है, तो अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स. इट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन वाटर्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड कैन ब्रिंग अबाउट इंटेंस रेनफॉल, पावरफुल विंड्स एंड स्टॉर्म सर्ज. स्टॉर्म सर्ज की शक्ल में ये हमें नजर आता है पानी के अंदर. व्हाट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? मेन एनर्जी सोर्स इसकी क्या होती है? सोलर रेडिएशन, अर्थ रोटेशन, ओशन करंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. क्या होगा इसमें से सही? सोलर रेडिएशन. ठीक है जी. Explanation: the main energy source for a tropical cyclone is the solar radiation. The sun's heat warms the ocean surface, providing the energy needed for cyclone to intensify and develop. ठीक है, intensify और develop होना यानी वही गर्म होकर ऊपर उठना. The warm ocean waters provide the necessary fuel for cyclones formation and sustenance. ठीक है, तेजी से जब मूव करेगी, ऊपर उठेगी, प्रेशर उसके ऊपर है नहीं, तो वो स्टॉर्म क्रिएट हो जाएगा. Which of the following is not a typical feature of tropical cyclone? इनमें से कौन सा ऐसा है जो साइक्लोन्स के अंदर मौजूद नहीं होता? आई वॉल, टोर्नाडोज, जेट स्ट्रीम्स. कौन सा ऐसा है जो इसके अंदर मौजूद नहीं होता? जेट स्ट्रीम्स तो लिखा हुआ नजर आ गया. ज़रा पिक्चर के ऊपर लेके जाइएगा दोबारा से ऊपर. बस यहाँ पे देखो, कोई चीज़ फॉर्म होती नज़र आ रही है? आई वॉल फॉर्म होती नज़र आ रही है. इस तरह से जब ये गोल सा बनता है तो ये आँख की तरह का आपको ये जो है ये चीज़ ये नज़र आती है. ये आई बॉल जो फॉर्म होती है ये इस वजह से होती है कि इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, और ये राउंड से इस तरह करके ये आपको नज़र आती है, और ये आई की तरह से फॉर्म हो रही होती है. इसके बीच में सारी इंटेंसिफिकेशन होती है और इर्द गिर्द भी फैली होती है जी. तो ये चीज़ तो क्रिएट होती है, तो लिहाजा इसका सही चॉइस आई बॉल नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी जो उन्होंने कहा कि नॉट जेट स्ट्रीम्स. जेट स्ट्रीम्स यहाँ नहीं होती है. जेट स्ट्रीम्स जो है वो थोड़े ऊपर के एरिया में होती है, जब तेज़ चलती हैं हवाएं, तो वहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा. The jet stream is not a typical feature of a tropical cyclone. Jet streams are fast-flowing air currents located high in the atmosphere and are generally associated with mid-latitude weather systems. In contrast, tropical cyclones are confined to the lower atmosphere and do not interact directly with the jet stream. ठीक है, jet stream से इनका ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि jet stream का ताल्लुक थोड़ा सा इनसे ऊपर का एरिया जो है वहाँ से होता है, वहाँ फास्ट फ्लोइंग जो विंड्स होती हैं उनसे. करंट्स कहलाते हैं. ये करंट्स का जो तस्करा किया है, करंट्स हमेशा याद रखना, आप साइंस में पढ़ने वाले हो दो तरह के करंट्स, एक ओशन करंट्स और एक विंड करंट्स. ठीक है, विंड करंट्स कौन से हैं?
जो थोड़ा सा आपके ऊपर की साइड पे चल रहे हैं वो आपके विंड करंट्स कहलाएंगे, और ओशन करंट जो ओशन के अंदर पानी मुस्तकिल बज़ाहिर आपको पानी पुरसकूत नज़र आता है, लेकिन नीचे नीचे जो है वो ओशन करंट्स मौजूद होते हैं, पूरा पानी फ्लो कर रहा है, कभी वो तेज़ होते हैं कभी वो कम होते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन अंदर मौजूद है हरकत, ठीक है। अच्छा जी, विच स्केल इज़ कॉमनली यूज टू क्लासीफाई द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कौन सा स्केल इसमें से ऐसा है? जी ये हम देखेंगे, पहले आपको बता दूं ऑप्शंस, रेक्टर स्केल, दूसरा है फुजीटा स्केल, उसके साथ ही मैंने लिख भी दिया है इंटेंसिटी ऑफ टोर्नाडो, ठीक है, ये टोर्नाडो के लिए ये वाला स्केल यूज़ होता है ताकि आप लोगों को याद रहे, आगे भी आए टोर्नाडो का तस्करा है तो आपको याद है कि टोर्नाडो वाले में कौन सा यूज़ होता है। तो फुजीटा स्केल यूज़ होता है, रेक्टर स्केल कहाँ पे यूज़ होता है, कुछ याद है? अर्थक्वेक में रेक्टर स्केल यूज़ होता है, और साफिर सिम्पसन स्केल इन्होंने दिया हुआ है, और दूसरा इन्होंने दिया हुआ है ब्यूफोर्ड स्केल। ब्यूफोर्ड स्केल जो है विंड की स्पीड नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक मतलब मुझसे बच्चों ने पूछा था कि बस ये भी बता दीजिए कि ये जो दूसरे वाले स्केल्स हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपको पता चल गया, रेक्टर स्केल अर्थक्वेक में, फुजीटा स्केल जो है इंटेंसिटी ऑफ टोर्नाडो में, और ब्यूफोर्ड स्केल जो है विंड स्पीड में। बाकी रह गया साफिर सिम्पसन स्केल, तो वो हम देख लेते हैं जी। The Saffir-Simpson scale is commonly used to classify the intensity of tropical cyclones. Age characterize cyclones based on their maximum sustained wind speeds and provide an indication of the potential for property damage. Storm surge, इस storm ने कितनी तबाही मचाई, storm surge का मतलब क्या है कि इससे कितना नुकसान हुआ, ठीक है, and flooding associated with the storm। जी, What is the eye wall of a tropical cyclone? तो अभी हम पिक्चर पे आपको लेके गए थे और हमने दिखाया था कि ये आई वॉल क्या होती है। अब ये कह रहे हैं द सेंट्रल रीजन ऑफ काम एंड क्लियर वेदर विद इन द साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन के अंदर जो काम एंड क्लियर वेदर होती है उसको कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं द आउटर मोस्ट एज ऑफ द साइक्लोन वेयर द विंड स्पीड इज हाईएस्ट, कि आउटर मोस्ट एज होती है साइक्लोन की जहाँ विंड स्पीड जो है वो हाईएस्ट होती है। द रीजन ऑफ इंटेंस थंडरस्टॉर्म सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, कि जो उसके अंदर का बिल्कुल वो होता है इंटेंस थंडरस्टॉर्म होती है सराउंडिंग सेंटर ऑफ द साइक्लोन। द बाउंड्री बिटवीन द कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस विद इन द साइक्लोन, कौन सा इसमें से सही लग रहा है? कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी। हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। ए तो डेफिनेटली नहीं था, तो सी सही है इसमें से। द रीजन ऑफ क्वाइट एंड काम तो नहीं होती, जाहिर है वो साइक्लोन की कंडीशन चल रही है, जो भी इस तरह की कंडीशन चल रही है। द रीजन ऑफ इंटेंस थंडरस्टॉर्म सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, बीच का वो पोर्शन जहाँ सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है और फिर उसके बाद वो तेज़ी से मूव कराता है और वो जो भी चीज़ें लेकर आता है। द आई बॉल ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द रीजन ऑफ इंटेंस थंडरस्टॉर्म सराउंडेड the center of the cyclone. It is characterized by strong updrafts, heavy rainfall and the highest wind speeds within the cyclone. The eye wall is typically the most destructive and dangerous part of the storm, ठीक है। ये काम पूल वाला जो है वो एरिया नहीं होगा, ये जो है ये वाला एरिया होगा सबसे ज़्यादा सख्त वाला, ठीक है। इंटेंसिटी क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लाइक आई वॉल, ये सारी चीज़ें हैं जी। आगे बढ़ाएं, टोर्नेडो पे आ जाते हैं। अब ये देखो कि अभी हम पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसकी शक्ल किस टाइप की थी, वो कौन से एरिया में था, पानी वाले एरिया में था, ठीक है। और किस वजह से हो रहा था, सूरज की शिद्दत, वो तपिश की वजह से बर्दाश्त कर रहा था और उसकी वजह से पानी जो है वो होके वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल में आ रहा था। तो बच्चों ने ये भी कहा था कि इनका अलग अलग भी बता दें कि इन चीज़ों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो डिफरेंस ये है कि जब ये वाला होता है ये आपको गुबार की शक्ल में उठता है और इस तरह से क्लाउड एक फॉर्म कर लेता है ऊपर, ठीक है, और इसका नाम होता है टोर्नेडो, ठीक है। तेज़ी से ये तबाह करने, और इसकी मुद्दत सिर्फ चंद लम्हों या चंद मिनट की होती है और तबाही बहुत बड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। तो चंद मिनट के अंदर ये काफ़ी सारी, जो इतना पावरफुल होता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को तबाह कर सकता है, इसको टोर्नेडो बोलते हैं। और बाकी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं अभी। व्हाट इज़ अ टोर्नेडो? अ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहे हैं अ रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म क्लाउड टू द ग्राउंड। तीसरा ये कह रहे हैं अ पावरफुल अर्थक्वेक कॉज्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी, ये कुछ याद है ये क्या हुआ करती थी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, किसी को याद है?
अर्थ के ऊपर जो सबसे ऊपरी वाली तह होती है ये प्लेट्स की शक्ल में है जो मूव करती हैं, जिनकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक फील होता है, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स पावरफुल अर्थक्वेक की वजह से ये जो है ये कॉज करता है, या फिर ये कह रहे हैं रैपिड एंड इंटेंस स्नो स्टॉर्म अकरिंग इन पोलर रीजन्स, के पोलर रीजन्स में ऐसा होता है। तो कौन सा है, देख लेते हैं हम आंसर। कुछ का ख्याल है ए, कुछ का ख्याल है बी, ठीक है। ए जो है स्ट्रॉन्ग साइक्लोन कहा, तो वो साइक्लोन तो अभी हम पढ़ चुके हैं, और ये जो है साइक्लोन की शक्ल भी आपने देख ली थी कि किस टाइप की होती है, पानी में उठ रहा है, और इसकी शक्ल मुख्तलिफ अंदाज की थी। ये हवा में क्लाउड बनाता है जिस तरह इस तरह करके, तो ये क्लाउड बना रहा है, इसकी पिक्चर पहले दिखा दी थी मैंने, और इस तरह की इसकी कंडीशन होती है। और अ टोर्नेडो इज़ अ रोटेटिंग कॉलम, ठीक है, रोटेट करता हुआ ये आता है, एकदम से यूँ इस तरह घूमता हुआ नजर आएगा बाकायदा, पूरा क्लाउड बना हुआ नजर आएगा बाकायदा। ये सारी चीज़ होती है। टोर्नेडो इज़ अ रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म क्लाउड टू द ग्राउंड से ज़मीन से हवा में उठा हुआ। इट इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय विजिबल कंडेंसेशन फनल